हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच एट अड्डा 24/7 इंग्लिश क्लासरूम। गाइज, आज का वीडियो एक वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं आप ही की इंग्लिश लिटरेचर की बुक का एक चैप्टर जो कि है अ पोम नेम्ड एज अमेंडा। अमेंडा को आज हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल्ड वे में इसको समझने वाले हैं। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे मैम इसको आप पोम क्यों बोल रहे हो। देखो, प्रोनाउंसिएशन पोएम भी होती है और पोम भी होती है। अमेरिकन एक्सेंट में इसको पोम प्रोनाउंस किया जाता है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग भी पोम ही बोला करो। ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग इस पोम की थीम समझेंगे और यही एक रीजन है जो डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है एक चैप्टर में, प्रोज में और एक पोम में। ठीक है। प्रोज में जो राइटिंग होती है बहुत एक्सप्लेनेटिव वे में ऑलरेडी होती है। पोम जो होती है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होती है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी होती है और इसके अंदर क्या होता है, एक थीम होती है, किसी थीम पे बेस्ड होती है। तो अगर आपको किसी पोम का थीम समझ आ गया है, इसका मतलब आपको वो पोम भी समझ आ जाएगी। ठीक है। तो वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी थीम देखेंगे, फिर हम लोग करेंगे इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, जिससे कि जितने भी वर्ड्स हैं पोम में ना बड़े इंटरेस्टिंग से और थोड़े एडवांस्ड वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जिससे कि एक्सप्लेन करते टाइम उनको और ज़्यादा इंटरेस्ट आए। सो जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम लोग लाइन टू लाइन करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स द पोएटिक डिवाइस। गाइज, एक पोम के अंदर कितनी पोएटिक डिवाइसेस हो सकते हैं, यू कांट इवन इमेजिन दैट, एंड समटाइम्स यू कांट इवन फाइंड आउट all the poetic devices in the poem। हम सारी नहीं ढूंढ सकते, and this is the beauty of a poem। ये एक पोम की क्या होती है, ब्यूटी होती है, and that is why it's different from a prose का जो चैप्टर होता है। ठीक है। poetic devices इस चैप्टर में जितनी भी है, इस पोम में जितनी भी है, वो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे और उनको समझेंगे भी। I hope you all know what is a poetic device। If you know that, tell me in the comment section, why do we use poetic device in a poem। क्या बिना पोएटिक डिवाइस के पोम लिखी जा सकती है? अगर नहीं तो व्हाई डू वी यूज इट, क्यों यूज करते हैं एक पोम में पोएटिक डिवाइसेस, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है। एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डू दी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। पोम के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स इससे बन रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल बी डन विद द एंटायर चैप्टर, इट्स एक्सप्लेनेशन एंड इट्स क्वेश्चन आंसर्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। क्या है चैप्टर? पोम का नाम क्या है? पोम का नाम है अमेंडा। कौन है अमेंडा? अमेंडा है हमारी एक ब्यूटीफुल सी गर्ल, छोटी सी बच्ची है, आप ही के जैसी एक छोटी सी बच्ची है। तो जो पूरा पोम है ये भी आप ही के बारे में है। ठीक है। और इसके जो ऑथर हैं, ये जो पोइटिस हैं, ये कौन है? रॉबिन क्लेन। रॉबिन क्लेन इसकी कौन है? पोइटिस है। फोटो आप देख सकते हो, इन्होंने लिखी है। एंड शी इज नोन फॉर चाइल्ड फिक्शन। बच्चों के लिए लिटरेचर लिखने के नाम से ये जानी जाती है, बच्चों के लिए पोम लिखती है बेसिकली। तो आपके लिए ही ये पोम लिखी गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोम है। थीम समझते हैं पोम की क्या है। थीम क्या है पोम की? पोम की थीम क्या है? थीम है is the upbringing of the child। अब देखो, अगर इस लाइन को भी पकड़ के चलोगे then also you will get the theme of the poem। What is the theme? Theme is to upbring a child। What happens? जब भी आपके पेरेंट्स आपको upbringing कर रहे हैं आपकी, what they want, they actually teach you good manners। वो क्या सिखाना चाहते हैं? आपको good manners सिखाते हैं। तो यहाँ इस poem में you will get two mindset। आपको दो mindset मिलेंगे, एक हो गया पेरेंट्स का mindset और दूसरा हो गया एक बच्चे का mindset। बच्चा कौन? आप या फिर अमेंडा। ठीक है, मैंने बोला ना आप ही के ऊपर पोम है। क्या होता है जब एक बच्चे की अपब्रिंगिंग होती है? पेरेंट्स वांट टू गिव यू द बेस्ट डिसिप्लिन्ड मैनर्स। ठीक है। हाउ डू यू स्टैंड, हाउ डू यू सिट, whom डू यू टॉक टू, हाउ डू यू टॉक टू, ऐसा बोलते हैं ना, बड़े बड़े लोगों से ऐसे बात मत करो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत चलो। सो दिस इज वॉट योर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू मेक यू अ डिसिप्लिन चाइल्ड। आपके पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं? आपको एक डिसिप्लिन चाइल्ड बनाना चाहते हैं। ये हो गया पेरेंट्स का माइंडसेट। नाउ व्हाट इज अ माइंडसेट ऑफ अ चाइल्ड? बच्चे का माइंडसेट क्या है? उसको इतने सारे ऑर्डर्स, डायरेक्शंस नहीं चाहिए। व्हाट ही और शी वांट्स? ही वांट्स फ्रीडम। आप लोगों को भी चाहिए ना, फ्रीडम चाहिए। तो ये जो पूरा पोम है दैट इज गोइंग टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक तरह से दोनों के बीच में
माइंडसेट सेम नहीं होना, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट होना। तो कॉन्फ्लिक्ट है पेरेंट्स के बीच में और बच्चे के बीच में। अब आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है गाइस कि ये जो पोम है ना वो आपके फेवर में है, पूरी पोम आपके फेवर में है। क्यों? क्योंकि एंड में जो पोएटेस है ये हमको बताती हैं कि एक्चुअली इतना सारा पेरेंट्स जो है बच्चे को डायरेक्शन दे रहे हैं, कमांड्स दे रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, ऐसे करो ऐसे मत करो, कि बच्चा परेशान हो गया। ठीक है, बच्चा क्या हो गया? परेशान हो गया, और उसकी जो फ्रीडम ऑफ थॉट है, उसके जो डिजायर्स हैं, जो वो करना चाहता है या चाहती है इन हिज और हर लाइफ, ही हैज लॉस्ट ऑल दैट। उसने क्या किया? वो सब छोड़ दिया फाइनली लास्ट में, बिकॉज ही गॉट वेरी फेड अप ऑफ ऑल दोज स्कोल्डिंग्स एंड डायरेक्शंस। थक गया बच्चा बेचारा लास्ट में। ये है थीम पोम की, तो आपके फेवर में है। आप लोग बोलते हो ना, इतना क्यों जो मॉम है हमारी इतना क्यों डांटती हैं, इतना क्यों बोलती हैं, हर काम ऐसे करो, बेड साफ कर दो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ। तो पोएट इज एक्चुअली विद यू पीपल, आपके साथ में है पोएटेस, और वो बोलती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। दे शुड अंडरस्टैंड कि जो चाइल्ड है उसको भी क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए, अदरवाइज दे विल जस्ट बिकम अ पपेट। वो एक पपेट बन जाएंगे और वो कभी भी इमेजिनेशंस नहीं कर पाए, और ज़्यादा कुछ भी इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो ये थीम है। आई होप आपको थीम समझ आ गई है। Let's read what is written here. The central theme of the poem is the upbringing of a child. While it is important for parents to teach their children what is right and what is wrong, of course, right, including good habits and manners in them, they also need to, देखो ये आपके काम की लाइन है, they also need to be sensitive towards their freedom and desire. Parents should also understand that our children want freedom, they have their own desires, they have their own wishes what they want to do. So sometimes parents को उनको वैसा ही करने देना चाहिए। तो देखो हमारे यहाँ सब तरह के पेरेंट्स होते हैं, कुछ थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ थोड़े से मॉडरेट होते हैं, वो फ्रीडम दे देते हैं, राइट। तो आपके पेरेंट्स कैसे हैं वो आपको पता होगा। एमेंडा की जो मदर है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, और उसी के ऊपर ये पूरा पोम है। लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे पूरे चैप्टर की, और समझेंगे कि क्या एमेंडा और उसकी मदर के बीच में बातें चल रही हैं। ठीक है, क्या बोलती है एमेंडा की मदर? एमेंडा की मदर, उसको स्कोल्डिंग से ही पोम स्टार्ट हो रही है, और वो उसको क्या कर रही है? डांट रही है। क्या बोल रही है? शी इज सेइंग डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा। हम लोग की आदत होती है ना नेल्स बाइट करने की। सी अगेन मैं इसको बोलूंगी कि मदर जो है वो सही बोल रही है। नेल्स बाइट करना बहुत गंदी आदत है, ऑल्सो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। कितना गंदा होता है हमारा नेल्स, राइट। और आप उसको क्या कर रहे हो? व्हेन यू आर च्यूइंग इट, बाइटिंग इट, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, एंड दैट्स व्हाई योर मदर इज स्कोल्डिंग, right? So what happens? Don't bite your nails, Amanda. Then she says don't hunch your shoulders. देखो shoulders को जब आप ऐसे hunch करते हो तो bend हो जाती हो, आप bend हो जाते हो, और आपका जो back है वो hunch हो जाता है। तो basically वो बोल रही है कि आप bend मत करो, don't bend your shoulders, Amanda. बैठने का तरीका होता है, कैसे बैठो? straight बैठो। This is what the mother is trying to make her understand. Stop that slouching, don't be lazy. क्या नहीं बनना है आपको? आपको lazy नहीं बनना है अमेंडा, स्लाउच मत करो, एंड सिट अप स्ट्रेट। कैसे बैठोगे? स्ट्रेट बैठो, ठीक है। Why is she saying this? She just want कि इसको हैबिट है जो बैठने की, अभी से अच्छी लगे। Now see, entire stanza is divided into two parts. जो पूरी पोम है इसके सारे स्टेंजास दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। पार्ट 1 इज फॉर मदर, जिसमें जो मदर है वो क्या कर रही है? एमेंडा को स्कोल्ड कर रही है। एंड पार्ट 2 जो है दिस इज अबाउट एमेंडा। ये वाला जो पार्ट होगा हमेशा ब्रैकेट में, ये एमेंडा का पार्ट है। एंड व्हाट इज शी डूइंग? शी इज इमेजिनिंग, वो इमेजिन कर रही है कुछ अलग ही। शी इज नॉट इवन लिसनिंग टू हर मदर, अपनी मदर की बातें नहीं सुन रही है। शी इज इमेजिनिंग। क्या इमेजिन कर रही है? शी इज इमेजिनिंग देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी। क्या है? एक लैंग्विड, लैंग्विड मतलब पीसफुल, पीसफुल रिलैक्स्ड, ठीक है। लैंग्वेज मतलब एक रिलैक्स्ड, क्या है? मेरे पास में एक सी है और मैं उस सी में हूँ। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। इनहेबिटेंट कौन होता है? जो वहां रहता है, ठीक है। आप इसको रेजिडेंस बोल सकते हो, जो वहां रहता है। और सोल मतलब एलोन। कैसा? एलोन। एलोन से तुम मतलब समझ रहे हो? शी वॉन्ट्स कि भाई मेरे आसपास कोई और नहीं होना चाहिए, मैं अकेली। कहाँ? एमरल्ड सी में। एमरल्ड क्या होता है? देखो एमरल्ड ना एक स्टोन होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का एक स्टोन होता है। और सी का कलर, उसको वो कंपेयर कर रही है सी के कलर को किससे? एमरल्ड स्टोन के कलर से। तो वो बोलती है कि एमरल्ड सी में मैं अकेली हूँ,
ठीक है, सी बहुत पीसफुल है। और क्या है, आई एम द ओनली सोल inhabitant there. Then she says a mermaid drifting blissfully. mermaid क्या होती है पता है ना, फिश और ह्यूमन बीइंग, लाइक जो मरमेड से आई थिंक कुछ कार्टून भी हुआ करते हैं जिसमें मरमेड्स होती हैं। Then she says drifting blissfully. blissfully happily, बड़ी ही खुशी के साथ में मैं कहाँ होंगी, एक एमरल्ड के सी में होंगी। ड्रिफ्टिंग मीन्स वॉकिंग स्लोली, वॉकिंग और मूविंग स्लोली। देखो स्लोली, स्लोली मतलब वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि मैं बहुत ही स्लोली स्लोली क्या कर रही हूँ, उस एमरल्ड सी में हूँ, मूव कर रही हूँ, एंड आई एम पीसफुल। अब देखो दोनों का माइंडसेट देखो, मदर इज स्कोल्डिंग, नेगिंग, राइट, एंड द चाइल्ड इज जस्ट द चाइल्ड वॉन्ट्स पीस, चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी रिलैक्स्ड। समझ आ गया? तो इस तरह से ये पूरा जो स्टेंजा था वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया। Now is the time to understand the literary devices in this poem. इस पोम में कितने लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसी पोम में देखेंगे क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस राइटर हमको समझाना चाह रही है। देखो पहले लिटरेरी डिवाइस है हमारे पास में एनाफोरा। क्या होता है एनाफोरा? कोई भी वर्ड अगर रिपीट हो रहा है स्टार्टिंग की लाइन्स में, ठीक है, आई मीन लाइन की स्टार्टिंग में, उसको हम लोग एनाफोरा बोलते हैं। रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड इन स्टार्टिंग ऑफ 2 और मोर लाइन्स। क्या वर्ड देखो रिपीट हो रहा है, कैन यू सी दिस, डोंट एंड डोंट, पूरी पोम में बार बार डोंट डोंट वर्ड आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एनाफोरा, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली लिटरेरी डिवाइस जो आपको इसमें याद रखनी है। दूसरी लिटरेरी डिवाइस क्या है गाइज? मेटाफर है। क्या होता है मेटाफर? जब हम दो क्वालिटीज को, दो ऑब्जेक्ट्स को, दो आइडियाज को कंपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं मेटाफर। यहाँ पे क्या कंपेयर हो रहा है? मैंने आपको बताया था जब वो एमरल्ड सी बोल रही है ना, एमेंडा बोलती है एमरल्ड सी। एमरल्ड एक्चुअल में क्या होता है? एक स्टोन होता है, और वो स्टोन को क्या बोल रही है? सी से कंपेयर कर रही है। सी का जो कलर होता है ग्रीन, सी ग्रीन, उससे कंपेयर कर रही है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? मेटाफर यूज किया है, कंपेयरिंग ग्रीन कलर ऑफ सी टू द ग्रीन कलर ऑफ एमरल्ड स्टोन। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्या है? इमेजरी। पूरे पोम में एमेंडा इमेजिन ही तो कर रही है, ठीक है, तो वो अच्छे से इमेजिन करती है। यहाँ पे इमेजरी जो है वो कौन से वर्ड्स हैं? ड्रिफ्टिंग एंड ब्लिसफुली। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, वॉकिंग स्लोली, स्लोली एंड हैप्पीली, शी इज इमेजिनिंग कि काश मैं किसी दिन ऐसा कर पाऊं, ठीक है। ये हो गई इसकी इमेजरी। नेक्स्ट क्या है? अलिटरेशन। अलिटरेशन क्या होता है? एक ही लेटर को अगर आप रिपीट करते हैं, उसका साउंड आना चाहिए, एक लाइन में एक ही लेटर बार बार रिपीट हो, उसको हम एलिटरेशन बोलते हैं। बताओ कहाँ पे ऐसा हो रहा है? ये देखो, स्टॉप, स्लाउच, सिट, स्ट्रेट। कैन यू सी? एक ही लाइन में एस को कितनी बार रिपीट किया है? अगर मैं ये पूरी लाइन बोलूं, मैं बोलूंगी स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। डिड यू नोटिस? आई एम यूजिंग एस अ लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एलिटरेशन। कितने सारे लिटरेरी डिवाइस हैं? इतनी से 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स में कितने लिटरेरी डिवाइसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम आपको पता होना चाहिए, हर पोम का राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। क्या है इसमें? ए बी ए, ये हो गया आपका ए स्ट्रेट एंड ए, ठीक। और जो नेक्स्ट है आपके क्या है? सी मी पुली, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सी सी सी। सो पूरा क्या हो गया? ए बी ए सी सी सी। ये है आपकी इस पोम के अंदर लिटरेरी डिवाइस। क्लियर हो गया? इस वाले स्टेंजा के अंदर। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्टेंजा और समझेंगे कि उसमें क्या लिटरेरी डिवाइस है, उसका मीनिंग क्या है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा? एमेंडा आपने अपना होमवर्क फिनिश किया क्या? देखो फिर से मदर उसको डांट रही है, पूछ रही है, क्वेश्चनिंग कर रही है। आपकी मम्मी भी करती होगी। डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा? अगेन पहले होमवर्क का पूछा, आपने अपना रूम साफ किया क्या एमेंडा? देन आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लियर योर शूज, क्लीन योर शूज ऑल्सो। मदर इज सेइंग आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, राइट? हैव यू डन दैट ऑल्सो? सो देयर आर 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 2 3। छोटे से पोम, मतलब छोटी सी बच्ची को इतने सारे क्वेश्चंस मदर जो है वो पूछ रही है। आई एम एन ऑर्फन, ये आ गया इमेजिनेशन वाला पार्ट। बताया था ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है पूरे स्टेंजाज। तो ये अमेंडा का पार्ट है जिसमें वो इमेजिन कर रही है। क्या इमेजिन कर रही है? आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन कौन होता है बेटा? ऑर्फन वो होता है जिसके पेरेंट्स नहीं होते,
ठीक है, वो क्या होता है, ऑर्फिन होता है। अमेंडा वॉन्ट्स टू बी एन ऑर्फिन नाउ, कैन यू इमेजिन दिस? अमेंडा चाहती है कि मैं क्या हो जाऊं, एक ऑर्फिन बन जाऊं, मतलब पेरेंट्स हो ही ना। पेरेंट्स क्यों ना हो? बिकॉज इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं पेरेंट्स। सम वंस दे आर आस्किंग फॉर होमवर्क, देन दे आर आस्किंग फॉर रूम, देन दे आर आस्किंग फॉर शूज। अमेंडा इज टायर्ड एंड शी इज सेइंग आई विश आई वुड बी I would be or an orphan roaming on the street. She is saying I should be an orphan जो roam करे street पे। roaming मतलब wandering, walking on the street without any aim and nobody should question me, कोई मुझे कोई question ना पूछे, right? Then she says I patterned soft dust with my hushed bare feet. hushed मतलब silent. hushed का क्या मतलब हो गया? silent. hushed का क्या meaning हो गया? hushed मतलब silent. हम लोग करते हैं ना hush, ऐसा होता है साइलेंट करना। तो वो बोलती है आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्श्ड बेयर फीट। मॉम बोल रही है उसकी शूज साफ किए क्या, और वो क्या चाहती है, व्हाट शी विशेज कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं जाऊँ स्ट्रीट पे और जहाँ सैंड हो, डस्ट हो, और मैं अपने बेयर फीट से, बेयर फीट मतलब पैरों में कुछ पहना ना हो, शूज ना हो, और मैं एक पैटर्न बनाऊँ स्ट्रीट के ऊपर। ठीक है, पैटर्न बनाना मतलब जो आपका पैर गंदा होगा तो पैटर्न्स बन जाते हैं ना, तो शी इज इमेजिनिंग ऑपोजिट टू दैट। वो कुछ और ही इमेजिन कर रही है। गंदे पैर होंगे तो चलेगा, डस्ट में होंगे तो चलेगा, बेयर फीट होगा तो चलेगा, बट शी वांट्स साइलेंस। ठीक है, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। नाउ शी इज कंपेयरिंग साइलेंस टू गोल्डन थिंग्स। गोल्डन थिंग्स कैसे होते हैं? ग्लिटरी, अच्छा मतलब कुछ स्प्लेंडेड, ठीक है, ग्रैंड। सो शी सेज कि साइलेंस क्या है? साइलेंस है हमारा गोल्डन, और फ्रीडम क्या है? फ्रीडम इज स्वीट। स्वीट मतलब अच्छा फल मिलना, मतलब स्वीट कुछ अच्छा सा, कुछ अच्छा होना, राइट? सो शी इज इमेजिनिंग ऑपोजिट टू व्हाट मदर इज सेइंग। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कितनी फिगर ऑफ स्पीच है, एक बार समझ लेते हैं। देखो क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास में है। फर्स्ट वी हैव एनाफोरा, अगेन रिपीटिंग वर्ड यहाँ पे भी आ रहा है। कौन सा वर्ड है यहाँ पे? वहां डोंट था, अब इस बार यहाँ पे डिड है। डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी योर रूम, ठीक है, एनाफोरा हो गया। मेटाफोर क्या है? मेटाफोर में देखो दो चीजें कंपेयर किया फिर से, साइलेंस को कंपेयर किया है गोल्डन से, साइलेंस इज गोल्डन, और फ्रीडम को कंपेयर किया है स्वीट से। क्लियर हो गया? मेटाफोर यूज हुआ है, उसमें भी हुआ था फर्स्ट स्टेंजा में, सेकंड स्टेंजा में अगेन वी हैव यूज्ड मेटाफोर। देन वी हैव रेपिटेशन, यूज ऑफ द वर्ड अमेंडा। कैन यू सी, स्टार्टिंग में भी था अमेंडा अमेंडा अमेंडा, इसको बोलते हैं रेपिटेशन करना। क्या बोलते हैं? रेपिटेशन। रेपिटेशन मतलब एक ही बात को बार बार बोलना, तो यहाँ पे पूरे पोम के अंदर ही रेपिटेशन है। राइम स्कीम क्या है इसकी? इसकी राइम स्कीम हो गई अमेंडा अमेंडा, तो फिर से ए आ गया, ठीक है। ये आपका आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज इज डी। क्यों? अगर आप पूरी पोम को देखोगे तो ए बी सी वहां खत्म हो गया था, नई अगर राइमिंग स्कीम होगी तो उसको हम डी बोलेंगे, ये फिर से ए हो जाएगा। ये सारे वर्ड्स राइम कर रहे हैं, स्ट्रीट हो गया, फीट हो गया, स्वीट हो गया, ये हो गया आपका ई ई ई। अब इसके बाद कोई नया राइमिंग वर्ड आएगा, कोई नई राइम बनेगी तो हम एफ में लेके जाएंगे, फिर जी, फिर एच, ऐसे राइमिंग स्कीम्स बनते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया पोम? चलो बहुत इजी है वैसे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी क्या बोलते हैं? शी सेज, मदर बोलती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। अब उसको क्या खाने के लिए मना कर दिया? अब उसको बोला चॉकलेट भी मत खाओ। फिर बोला रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने। मॉम बोलती है कि चॉकलेट खाने से एक्ने हो जाते हैं, मतलब पिंपल्स हो जाते हैं, मत खाओ चॉकलेट, ठीक है। तो मॉम, अब देखो मॉम तो उसके लिए बोल रही है, अच्छा अच्छा बोल रही है, बट नाउ इट्स अप टू यू, व्हाट डू यू थिंक? मॉम डिसिप्लिन्ड है या आपको स्कोल्ड कर रही है या कंट्रोल कर रही है, ठीक है। Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? इस लाइन से क्या समझ आ रहा है? इस लाइन से ये समझ आ रहा है कि Amanda is not even listening to her mother. She is so fed up, she is so tired of what mother is saying to her again and again. Now she is not even interested in listening to her mother. वो सुन भी नहीं रही है कि क्या कर रही है। अच्छा, अब Amanda सुन नहीं रही है तो क्या कर रही है? अमेंडा इमेजिन कर रही है। क्या कर रही है? इमेजिन। इस बार क्या इमेजिन करती है? आई हैव नॉट अ केयर। किससे कंपेयर कर रही है अमेंडा खुद को? अमेंडा इज सेइंग आई विश आई वर रेपेंजल। कौन है रेपेंजल? रेपेंजल है एक फेरी टेल की कैरेक्टर। अगर आप लोगों ने बचपन में स्टोरी पढ़ी होगी, आई थिंक क्लास 5th और 6th में रेपेंजल की स्टोरी पढ़ाते हैं। एंड हु इज शी? रेपेंजल एक प्रिंसेस थी जिसको एक विच ने कैप्चर किया था। कहाँ कैप्चर किया था? एक टावर में। अब उस टावर में ना कोई आ सकता था ना कोई जा सकता था। Now you see why Amanda is comparing herself to Rapunzel, because she wants a carefree life. She says I want a life
वेयर आई एम केयर फ्री, मुझे किसी चीज़ की केयर नहीं हो, कोई मेरी केयर ना करे, आई वॉन्ट अ केयर फ्री लाइफ. सो शी सेज आई विश आई वर अ Rapunzel and I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. Tranquil मतलब quiet. कैसी लाइफ होगी where she is alone, she is quiet. ठीक है, कैसा होगा, जो आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा वो क्वाइट होगा, पीसफुल होगा. आई डोंट वांट अ लाइफ जहाँ लोग मेरे पास मिलने आए. आई वांट अ लाइफ लाइक रेपेंजल. जैसे रेपेंजल टावर में ऊपर थी, स्टेयर्स नहीं थे चढ़ने के लिए, तो ना कोई विजिटर आता था और ना कोई वहाँ से जाता था. सो बेसिकली शी वॉज अलोन. सो शी वॉन्ट्स अ लाइफ लाइक दैट. बट देन शी सेज द लाइफ इज़ वेरी रेयर. रेयर मतलब मुश्किल से मिलते हैं ऐसी लाइफ जैसी रेपेंजल को मिली थी. बट देखो रेपेंजल वहाँ कौन थी, प्रिजनर, बेसिकली कैप्चर किया था उसको वहाँ पे. तो दैट वॉज नॉट अ गुड लाइफ फॉर हर, right? But she said, I want a life like Rapunzel because I don't want anybody with me. Then she says, I will certainly never let down by my bright hair. देखो, let down मतलब नीचे गिराना, ठीक है. क्यों है ये लाइन, जिसने स्टोरी पढ़ी है उसको पता होगा कि जो विच थी उस स्टोरी में, वो रेपेंजल के जो लंबे बाल थे उनको ही पकड़कर ऊपर आती थी. एंड रेपेंजल वॉज फेमस लाइक फॉर हर लॉन्ग हेयर. उसके बहुत लंबे बाल थे, नीचे तक कास्केट होते थे, टावर के नीचे तक. उससे चढ़कर ही जो विच है वो ऊपर आती थी. नाउ बड़ी स्मार्ट है ये जो अमेंडा है. एंड शी सिंग आई विल नॉट लेट माई हेयर डाउन. मैं तो अपने बाल नीचे गिराऊंगी ही नहीं, ना बालों को नीचे गिराऊंगी और ना जो विच है या जो प्रिंस उसको बचाने आया था तो कोई ऊपर आएगा ही नहीं. सो आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ इंटरफियरेंस इन माय लाइफ. दिस इज व्हाट अमेंडा वांट्स एंड दैट्स व्हाई शी वांट्स हर लाइफ टू बी लाइक शी विल नॉट नेवर लेट हर ब्राइट हेयर गेट डाउन. दिस इज व्हाट शी इज सेइंग. क्लियर हो गया? ठीक है, देखिए लिटरेरी डिवाइस इसमें क्या क्या है. इसमें देखो कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस आपको मिल रही है. एक हो गया आपका एल्यूजन. एल्यूजन क्या होता है, अ फेमस फेरी टेल. इसमें जो है रेपेंजल उसके बारे में अमेंडा उससे खुद को कंपेयर कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एल्यूजन. एल्यूजन मतलब अपने आप को कुछ और पर्सन या कोई फेरी टेल जो रियल भी नहीं है उससे कंपेयर करना. ठीक है, ये हो गया आपका एल्यूजन. रेपिटेशन किसका है, अगेन अमेंडा वर्ड का रेपिटेशन हो रहा है. यहाँ पे भी अमेंडा है, यहाँ पे भी अमेंडा है. और ये हो गई इसकी राइमिंग स्कीम. ए हो गया, ए हो गया, ये भी ए हो जाएगा. ठीक है, ये नया वर्ड है तो इसको एफ बोलेंगे, यू. और इसका राइमिंग स्कीम क्या है, केयर, रेयर एंड हेयर. कौन सा बन जाएगा, एफ. एफ तो ऊपर ही था, अच्छा सॉरी. तो ये हो जाएगा जी जी जी. ठीक है, ये हो गया आपका राइमिंग स्कीम इस वाले स्टेंजा का. नोटिस कर रहे हो मदर क्या कर रही है, अमेंडा को डांट रही है. अमेंडा जो सेकंड पैराग्राफ होता है ब्रैकेट्स के अंदर, उसमें अमेंडा क्या कर रही है, अमेंडा इज अपसेट बट शी इज इमेजिनिंग. यही हो रहा है ना. अब तक 3 स्टेंजाज ऐसे ही हो चुके हैं. फोर्थ स्टेंजा में क्या होगा गाइज, फोर्थ स्टेंजा में एक ही स्टेंजा मिलेगा आपको, एक ही पैराग्राफ मिलेगा मदर का. मदर ही बोल रही है बस. अमेंडा कहाँ है, वेयर इज अमेंडा, देयर इज नो अमेंडा. और यही है इस पोम की जो पोएटिस थी जो आपको समझाना चाह रही थी, यही है इसका थीम कि जो बच्ची है वो इमेजिन करना बंद कर चुकी है. ठीक है, क्या, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा. मदर क्या बोल रही है, स्टॉप दैट सल्किंग. सल्किंग मतलब बैड मूड. इतना बैड मूड में क्यों हो, इतना अपसेट क्यों हो अमेंडा, स्टॉप डूइंग दैट. यू आर ऑलवेज सो मूडी. मूडी क्या होता है, मूडी मतलब अनस्टेबल माइंड. आपको पता ही नहीं है व्हाट यू वांट. समटाइम्स यू आर हैप्पी, समटाइम्स यू आर सैड. सो मदर इज सेइंग स्टॉप बीइंग सो मूडी अमेंडा. व्हाई आर यू ऑलवेज इन अनस्टेबल position. So again she says anyone would think that I nagged at you. nagged मतलब किसी को harass करना. nagged मतलब किसी को harass करना. harass किसी को परेशान करना. तो मदर बोलती है सबको पता है क्या लगेगा, सबको लगेगा मैं तुम्हें कितना परेशान करती हूँ, मैं तुमको कितना डांटती हूँ, तो ऐसे क्यों रहती हो हमेशा सैड सी पोजीशन में. स्टॉप डूइंग दैट अमेंडा. तो मदर बार बार उसको बस परेशान किए जा रही है, स्कोल्ड किए जा रही है. और बेचारी अमेंडा, अभी क्या हुआ अमेंडा के साथ में, शी हैज़ स्टॉप्ड इमेजिनिंग. I was telling you this, right? फर्स्ट स्टेंजा में मदर ने तो स्कोल्ड किया बट अमेंडा वॉज इमेजिनिंग. सेकेंड स्टेंजा में मदर वॉज अगेन स्कोल्डिंग बट अमेंडा वॉज इमेजिनिंग. थर्ड स्टेंजा में अगेन मदर वॉज स्कोल्डिंग बट अमेंडा वॉज हैप्पी इन द इमेजिनिंग वर्ल्ड. उसका जो इमेजिनेशन वर्ल्ड था, शी वॉज हैप्पी इन दैट. बट द लास्ट स्टेंजा सेज that it's done.
इट्स टू मच, अब बहुत हो गया अमेंडा के लिए, एंड नाउ शी हैज स्टॉप्ड इमेजिनिंग। यहाँ पर जो पोइटिस है वो सारे पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहती है, एंड शी वॉन्ट्स टू से दैट्स गुड दैट यू वॉन्ट योर चिल्ड्रन टू बी डिसिप्लिन्ड। अच्छी बात है, आप चाहते हैं कि जो आपके बच्चे हैं वो डिसिप्लिन्ड हों, मैनर्स हों उनके अंदर, बट क्या आप चाहते हैं कि वो अपना फ्रीडम लूज़ कर दें? क्या आप चाहते हैं उनकी जो इमेजिनेशन की पावर है दैट इज़ बियॉन्ड, लाइक आप जो इमेजिन कर सकते हो वो आपकी बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट स्ट्रेंथ होती है आपके अंदर। क्या ये अच्छा होगा कि बच्चे इमेजिन करना ही बंद कर दें, डिज़ायर्स ही ना करें, एक्सप्रेस ही ना करें खुद को? क्या ये अच्छा होगा? नहीं। इसीलिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, दे शुड गिव फ्रीडम टू देयर चिल्ड्रन। अब ऐसा नहीं है कि सारा फ्रीडम दे दिया और बच्चे बिगड़ जाएं, वैसा भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको 50-50% अप्रोच रखना है दोनों चीज़ों का। यू शुड डू द हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। बात समझते हो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होती है? उसका मतलब होता है यू कीप अ वॉच ऑन योर चिल्ड्रन। आप देखते रहो कि आपके जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, और जब आपको लगे कि वो कुछ गलत कर रहे हैं देन यू tell them, then you try to suggest them, then you try to advise them कि ऐसे मत करो, ऐसे करो, ठीक है? But every time being on them, nagging like them all the time about the things they are not doing, it's not going to work. ये काम नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे एक तो आपकी सुनना बंद कर देंगे, जैसे अमेंडा ने सुनना बंद कर दिया, और भी क्या होगा, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनकी जो इमेजिनेशन की जो पावर है, उनकी जो डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। बिकॉज दे वुड रियलाइज़, उनको पता चलेगा कि जो पेरेंट्स हैं हमेशा मुझसे परेशान रहते हैं, मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझसे दुखी रहते हैं, तो क्या है, दैट मीन्स आई एम रॉन्ग, मे बी मेरे में ही कुछ कमी है, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट आई एम नॉट बीइंग अ गुड सन और अ गुड डॉटर। सो अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा मैसेज है पेरेंट्स के लिए गाइज, ठीक है? मैंने आपको बताया था जो पोम है वो आपके फेवर में है, आपके लिए ही है, जिसमें बोला जा रहा है कि भाई बच्चों को इतना ज़्यादा नैग मत करो, बच्चों को इतना ज़्यादा स्कोल्ड मत करो, उनको भी थोड़ा उनके मन का करने दो। सो आई होप ये पोम आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा होगा। अभी करेंगे इसकी क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। अच्छा, एलिटरेशन है इसके अंदर, क्या है एलिटरेशन? रिपीटेड साउंड ऑफ एस है यहाँ पे, तो मूडी, सल्किंग, स्टॉप, ठीक है? ये हो गया रेपिटेशन। सॉरी, रेपिटेशन क्या है, वर्ड अमेंडा का है, अमेंडा अमेंडा, अगेन एंड अगेन, यहाँ पे भी अमेंडा आ गया। राइमिंग स्कीम क्या है, AAHA, नया वर्ड है ए। अभी देखो क्या बचा, अमेंडा की तो कोई लाइन ही नहीं है, तो उसका राइमिंग स्कीम हम लोग जो लास्ट के थ्री लाइन्स होते थे ना, वो यहाँ पे मिसिंग है। क्वेश्चन आंसर शुरू कर लेते हैं अभी। How old do you think Amanda is and how do you know this? अगर आप पूरी पोम पढ़ोगे और अमेंडा का बिहेवियर या उसकी इमेजिनेशन देखोगे, you will notice that she is imagining about mermaids. She is imagining about Rapunzel, जो कि एक स्टोरी बुक है, बच्चों को पढ़ाई जाती है। So with this you can imagine she must be 10 to 12 years old. कितनी होगी? 10 to 12 years old kid होगी। And why do we know this? आपको क्यों पता है ऐसा? Because the examples what she gives and the kind of the imagination she has must be of a child. ये imagination एक बच्चे की ही हो सकती है, because children read small like the stories. Children read fiction, और वो फिक्शन के कैरेक्टर्स जो वो यूज़ कर रही है वो क्या है, रुपेंजल है, मरमेड्स हैं, सी है, एमरल्ड सी है, और ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो स्टोरी फिक्शन में मिलते हैं, बच्चों की स्टोरीज में मिलते हैं। सो यस, शी मस्ट बी 10 to 12 years old. क्लियर? हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? कौन बात कर रहा है उससे? वन ऑफ द पेरेंट, ऑफ कोर्स, या तो मदर है या फादर है। मैंने पूरी पोम में मदर ही बोला है। क्यों बोला है? बिकॉज आई पर्सनली बिलीव मदर आर द वन हु टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। सच है ना, बच्चे की जो केयर है वो कौन करती है? मदर ज़्यादा अच्छे से करती है, क्योंकि वो घर पे है। इवन इफ शी इज वर्किंग, still like the mother is the prime person who takes care of the child. How the behavior, बच्चा obedient है या नहीं, वो कौन ज़्यादा ध्यान रखता है? मदर. So according to me the speaker of the poem most of the time is the mother of the child, or you can just write parent of one of the parent of the child. Why are stanzas 2, 4 and 6 given in parenthesis? क्यों दिए हैं parenthesis? क्यों? देखो parenthesis क्या होता है, आपकी कोई पोम चल रही है, ठीक है, उसके बीच में
आप ब्रेक्स लगाते हो, इसको बोलते हैं इंटरवल्स। जैसे आप मूवी देखने जाते हो, मूवी में एक इंटरवल होता है, आप कोई सीरीज देखते हो उसमें बीच बीच में ब्रेक्स आते हैं, तो ड्रामा में, थिएटर में, पोम्स में भी इंटरलूड्स होते हैं, उनको इंटरल्यूड्स बोलते हैं बेसिकली, इंटरल्यूड्स, ठीक है। तो इसको हम पैरेंथेसिस बोलेंगे। पैरेंथेसिस मतलब आप कोई बात कर रहे हो और उसमें और भी कुछ एक्सप्लेन ऐड करने के लिए हमने ब्रेक लगा दिया और बीच में कुछ और बोला। आपने पूरी पोम अगर पढ़ी है तो आपने नोटिस किया होगा, मदर इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग हर नॉट टू डू थिंग्स इन दी डिफरेंट पैराग्राफ्स, बट बीच में ब्रैकेट्स के अंदर हमने पैरेंथेसिस यूज किया है, मतलब एक छोटा सा इंटरलूड, ब्रेक लगा दिया है उसकी इमेजिनेशन का। तो जब आप उसको ब्रैकेट में पढ़ते हो तो आपको समझ आता है कि अच्छा, नाउ मदर इज स्कोल्डिंग बट शी इज इमेजिनिंग, देन अगेन मदर इज स्कोल्डिंग, शी इज इमेजिनिंग। तो जो इमेजिनेशन है वो ब्रेक्स है बीच बीच में, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। व्हाई डू यू थिंक इज सॉरी व्हाई आर द स्टेंजर्स 2, 4 and 6 given in parenthesis? Because they are the intervals, interludes, interlude वर्ड यूज कर सकते हो आप, INTERLUDE। इंटरल्यूड है वो किसके बीच में? पोम के बीच में इंटरल्यूड है, इसीलिए उनको ब्रैकेट्स में दिया है और वो पैरेंथेसिस का वर्क कर रहे हैं, बिकॉज इट्स द वे टू शो दैट अमेंडा इज नॉट लिसनिंग टू हर मदर बट बिजी इन हर ओन इमेजिनेशन। क्लियर हो गया? चलो, हु इज द स्पीकर इन द स्टेंजर 2, 4 and 6? फर्स्ट 3 और 5 में मदर है, लेकिन 2, 4 और 6 में, मतलब जो ब्रैकेट में थे उनमें जो स्पीकर है वो कौन है? अमेंडा है, ठीक है। डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टेंजर 1, 3 and 5? 1, 3, 5 में कौन था? मदर थी। तो मदर जो स्पीकर है, क्या उसको अमेंडा नहीं, जो अमेंडा जो स्पीकर है 2, 4, 6 में, डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर ऑफ 1, 3, 5? क्या अमेंडा, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या अमेंडा अपनी मम्मी की बातें सुन रही है? No, she is not listening anything. तो आपका आंसर होगा no, she is not listening to what her mother is saying because she is busy in her own imagination world. Okay, and she is also fed up of listening to the same question, same scolding so many times that now she is not even giving a attention to those scoldings by her mother. ठीक है, ये आप इसका आंसर लिख सकते हो। आगे देखें, next question is, what could Amanda do if she were a mermaid? So she wanted to be a mermaid, right? उसको क्या चाहिए था? उसको mermaid बनना था। If she were a mermaid, she could have been in a sea, a green sea, all quiet, and she would be drifting happily. Drifting मतलब she would be moving in the sea happily. She would be quiet, she would be calm, and there would be nobody to disturb her. This is what she wants. This is what she wants in the poem. All right, next. Next question is Amanda an orphan? Why does she say so? पहले तो बताओ, क्या वो orphan है? No, she is not, because her mother is there to nag her constantly. So she is not an orphan. But why does she think so? She says so that I should be an orphan because my mother is all the time disturbing me and scolding me to do those things that I don't want to do. मुझे नहीं करनी है वो चीज़ें, because I have a house, what I'll have to do, I'll have to clean that. बोलते हैं ना उसको रूम साफ करने के लिए, because I have shoe, I have to clean those shoes also. I have the chocolate to eat, but I can't eat it because mom is saying that you will have acne. Then why am I there in a house? I should be an orphan. Parents होने नहीं चाहिए. I should be on the street so that I can roam around and can do anything what I want. So this is what her imagination is. ठीक है, गलत है, but बच्ची है तो वैसे ही imagine कर रही है। चलो, next is, do you know the story of Rapunzel? Why does she want to be a Rapunzel? रुपेंजल की स्टोरी अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा दैट शी वाज अ प्रिंसेस, नॉट लाइक बेसिकली अ प्रिंसेस थी, एंड शी हैड लॉन्ग हेयर। जिस टावर में वो थी उस टावर में स्टेयरकेस नहीं थे, तो कोई जा नहीं सकता था। तो वहाँ जाने का एक ही तरीका था कि उसके जो हेयर हैं उनको नीचे गिराया जाएगा और फिर उनसे आप जा सकते हो। तो रेपेंजल से ही उसने खुद को क्यों कंपेयर किया? बिकॉज शी वॉन्ट्स अ टावर, शी वॉन्ट्स अ पैलेस वेयर देयर शुड बी नो एक्सेस टू विजिटर्स। कोई भी एक्सेस नहीं होगा विजिटर्स के लिए, कोई आ ही नहीं सकता। उसको वैसा ही पैलेस चाहिए। वो बोलती है ना, मैं अपने हेयर भी नीचे नहीं गिराऊंगी, आई टेक केयर ऑफ माई हेयर, और इफ आई पुट माई हेयर डाउन दैट मीन्स हेयर, मेरे हेयर पे क्लाइम करके कोई भी आ सकता है। आई डोंट वॉन्ट दैट, मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी विजिटर मेरे पास आए। आई जस्ट वॉन्ट अ पीसफुल क्वाइट प्लेस। सो दैट इज द रीजन शी कंपेयर्स हरसेल्फ टू रपेंजल। आपको स्टोरी नहीं भी पता होगी तो भी एटलीस्ट पोम में जितना लिखा है उतना तो आप लिख ही सकते हो, रेस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज, why does the girl yearn for? What does this poem tell you about Amanda? Amanda just wants
फ्रीडम। उसको क्या चाहिए? उसको फ्रीडम चाहिए, उसको साइलेंस चाहिए, एंड शी जस्ट वॉन्ट्स सर्टेन थिंग्स टू डू दैट शी डज इन हर इमेजिनेशन। ठीक है, वो बोलती है कि मुझे स्ट्रीट पे खुद से जाना है, अकेले जाना है। स्पेशली शी डज नॉट वांट टू डू द वर्क्स दैट मदर सेज। रोज के वो काम उसको नहीं करने हैं, बेड अपना क्लीन नहीं करना है, रूम अपना क्लीन नहीं करना है, शूज क्लीन नहीं करने हैं, चॉकलेट खानी है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसको करनी है, बट मदर इज नॉट अलाउिंग हर टू डू। ठीक है, बट अमेंडा वॉन्ट्स टू डू दीज थिंग्स, सो शी अर्न्स फॉर फ्रीडम। मेनली वो फ्रीडम चाहती है, मुझे रोको मत, मुझे टोको मत, दिस इज व्हाट शी वांट्स। Okay, what does this poem tell you about Amanda? Amanda is a little girl, okay, and she just has a lot of imagination. आपको पता है बच्चों की imagination power बहुत strong होती है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी जो इमेजिनेशन पावर है वो कम हो जाती है। क्यों? एक तो उनको रियलिटी लाइफ में पता चलती जाती है। अभी तो शी वांट्स टू बी अ मरमेड, बट आप बड़े हो गए आपको पता चलेगा मरमेड होती ही नहीं है, तो फिर आप चाहोगे क्या? इमेजिन भी नहीं कर सकते दैट यू वांट टू बी अ मरमेड, पॉसिबल ही नहीं है, तो इमेजिनेशन रुक जाएगी। तो एक तो आपको रियलिटी लाइफ की पता चलती है तो आपकी इमेजिनेशन कम हो जाती है। सेकेंडली, लाइफ में इतने सारे स्कोल्डिंग्स, लेसन्स आपको मिलते हैं, जैसे उसकी मम्मी उसको डांट रही है तो उसकी इमेजिनेशन बंद हो गई ना लास्ट में, ऐसे ही हमारी भी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। सो दिस इज दी दिस इज लाइफ, ऐसे ही होता है। बट अगर हम सपोर्ट करें अपने बच्चों को, अगर हम उनको थोड़ा सा फ्रीडम दें, उनकी इमेजिनेशन को चलने दें जैसा वो चाहते हैं, तो वो कॉन्शियसली वो समझेंगे कि क्या इमेजिनेशन सही है, क्या गलत है, एंड मे बी दे वुड ग्रो लाइक दे वुड बी अ गुड पर्सन, मे बी देयर पर्सनैलिटी वुड बी डिफरेंट, राइट? दे वुड हैव द इमेजिनेशन एंड रियल लाइफ incidents as well. So this is how this is kind of upbringing that we should give to our children. तो क्या अमेंडा का बिहेवियर कैसा है? शी इज अ लिटिल गर्ल and she understands, like she just wants to be free in her life. She does not want to listen to her parents what they are saying because she is fed up of the scoldings. बार बार डांट रहे हैं तो वो fed up हो चुकी है. So this is what Amanda's character is. Read the last stanza. Do you think Amanda is sulking and moody? क्या वो ऐसी है क्या कि always बड़ा खराब सा मुंह बना के रहती है, या वो moody है? No, she is not like that. हमने पढ़ा था ना, वो तो बहुत इमेजिनेशन करने वाली, हैप्पी रहने वाली, नई नई स्टोरीज सोचने वाली लड़की है, राइट? शी इज अ डिफरेंट पर्सन, शी इज नॉट मूडी, शी इज नॉट स्टबर्न, जिद्दी नहीं है बिल्कुल भी, शी इज नॉट इन अ सैड मूड, सैड होती तो वो कुछ और ही इमेजिन करती, शी इज इमेजिनिंग गुड थिंग्स, राइट? सो वो मूडी नहीं है, शी इज नॉट मूडी एट ऑल. एंड व्हाट दे आर आस्किंग, अमेंडा इज सल्किंग? नो, शी इज नॉट सल्किंग एट ऑल. शी इज जस्ट फेड अप ऑफ द स्कोल्डिंग्स दैट शी गेट्स on daily basis from her mother or maybe from her father. So she just wants some time for herself so that she can do what the things that she wants to do, and she wants freedom, of course. So this is what the answer you can have here in this question. So if you ask my opinion here, I think the mother and father are always trying to make you a perfect person, an obedient child, and that is the reason they always try to make you disciplined. But of course, if we talk about the child, I just would say that children also need a lot of freedom. They really want, they have a lot of things to do that they want to do, so we should allow them. Again, I said the helicopter thing. Helicopter parenting is the best way to take care of your children if you want to do. Alright, so I hope you can pass my message to your parents as well, and I'll meet you again in a next video with a new poem that we are going to cover in that video, and we'll meet you again very soon. Bye.